नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रथमेश। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको ईएसआई से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए, साथ ही में आपको अगर कुछ डाउट है, आपके कुछ सुझाव है, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके बारे में है। साथ ही में जनवरी से लेके जून 2021 के बेनिफिट पीरियड में पात्रता की शर्तों में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसके बारे में है। भले ही इसका गैजेट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्द ही ये बदलाव ईएसआईसी गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू लागू कर देगा और बीमित व्यक्तियों को इससे फायदा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, फिलहाल जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो क्या है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और ईएसआईसी ने ये कॉर्पोरेशन मीटिंग के जरिए क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। तो मैटरनिटी बेनिफिट जैसे आपको सभी को पता ही होगा, यह लाभ जो बीमित महिलाएं हैं उनके लिए है और प्रसव के लिए या मिसकैरेज या प्रसव के संबंधित बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशन, उसके लिए उन्हें ये हितलाभ दिया जाता है। एक तो अगर प्रसव है तो उस केस में 26 हफ्तों तक, और मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सरोगेसी, एडॉप्शन, इस तरह के जो मैटरनिटी से रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए 12 हफ्ते तक ये हितलाभ दिया जाता है ईएसआईसी की ओर से। इसके बारे में अधिक जानकारी मेरे दूसरे वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। आप देख सकते हो ऊपर लिंक। डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां से आप मैटरनिटी बेनिफिट क्या है और उसकी विस्तृत जानकारी पा सकते हो। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट के लिए फिलहाल जो पात्रता की शर्तें है वो ये है कि पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में बीमित महिला ने कम से कम 70 दिनों तक ईएसआईसी में योगदान दिया हुआ होना आवश्यक है। जैसे आपको पता ही होगा कि ईएसआईसी के जो हितलाभ दिए जाते हैं वो पिछले योगदान कालावधि में कितने दिनों के लिए योगदान किया है उसके आधार पे हितलाभ मिलते हैं। तो हितलाभ कालावधि और योगदान कालावधि या बेनिफिट पीरियड और कंट्रीब्यूशन पीरियड के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो एक बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि हितलाभ कालावधि जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक होता है, और कंट्रीब्यूशन पीरियड या योगदान कालावधि अप्रैल से लेकर सितंबर तक और अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो जनवरी से लेकर जून तक किसी को अगर हितलाभ लेना है तो उसने अप्रैल से लेकर सितंबर तक के अंशदान कालावधि में योगदान दिया हुआ होना आवश्यक है। वैसे ही जुलाई से लेकर दिसंबर तक के हितलाभ कालावधि में अगर किसी को हितलाभ लेना है तो उसने अक्टूबर से लेकर मार्च तक के अंशदान कालावधि में अंशदान दिया हुआ होना आवश्यक है। तो मैटरनिटी की केस में ये अंशदान पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में 70 दिन या उससे ज्यादा दिनों के लिए भरा हुआ होना आवश्यक है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनवरी 21 से लेकर जून 21 तक का बेनिफिट पीरियड अगर किसी महिला का है तो उसका प्रीवियस कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक होगा, और उसके और एक पहले का कंट्रीब्यूशन पीरियड अक्टूबर 19 से लेकर मार्च 20 तक होगा। तो पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में कम से कम 70 दिनों का योगदान अगर उस महिला ने दिया है तो ही वो जनवरी 21 से लेकर जून 21 तक के हितलाभ कालावधि में मातृत्व हितलाभ पा सकती है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 या कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 दोनों में मिला के 70 दिन या दोनों में से किसी भी एक में 70 दिन अगर योगदान दिया हुआ है तो भी वो महिला मातृत्व हितलाभ प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस फिलहाल मातृत्व हितलाभ के लिए है। अब 2017 में मातृत्व हितलाभ के लिए जो समय था वो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया था। तो 26 हफ्ते इसका मतलब होता है लगभग 6 महीना। तो 2017 से ये हितलाभ जैसे ही महिलाओं को मिलना शुरू हुआ तो वो महिलाएं 26 हफ्तों तक मैटरनिटी लीव पे जाने लग गई। मैटरनिटी लीव ब्रेक्स में नहीं ले सकते। एक बार मैटरनिटी लीव शुरू हुई तो कंटिन्यूअस 182 डेज उसे लेने ही पड़ते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, एम्प्लॉयर उन्हें ऑन लीव दिखाता है और उनका योगदान नहीं भरता है। स्वाभाविक है, कोई एम्प्लॉय अगर काम पे नहीं जा रहा है या छुट्टी पे है तो नियोक्ता उसका योगदान नहीं भरता है। अब इस 6 महीने की ब्रेक की वजह से जो उसके आगे वाला हितलाभ कालावधि होता है उसमें जो कंट्रीब्यूटरी कंडीशंस है या जितने दिनों के लिए योगदान भरा हुआ होना आवश्यक है उतने दिनों के लिए योगदान वो महिला भर नहीं पाती और वो अगले पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है कोई भी बेनिफिट पाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। एक जिया नाम की कोई लेडी है समझो, उन्होंने 13 जनवरी को
बच्चे को जन्म दिया तो 13 जनवरी अगर डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का तो हित लाभ कालावधि इनका काउंट होगा जनवरी 21 से लेके जून 21 तक। तो इस हित लाभ कालावधि में एलिजिबल होने के लिए उन्होंने पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड में 70 या उससे ज्यादा दिन अंशदान भरा हुआ होना आवश्यक है। तो पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड इस केस में हमारे आएंगे अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 तक और उससे और एक पुराना अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक। अब ये महिला 31 दिसंबर यानी बच्चे के जन्म के 14 दिन पहले से छुट्टी पे चली गई। उनका छुट्टी शुरू हुआ 31 दिसंबर 2020 को। अब हम देखेंगे कि ये मैटरनिटी लीव की वजह से इस महिला को आगे हित लाभ पाने में कैसे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये महिला 1 जनवरी 2020 में काम पे लगी है। तब से बच्चे के जन्म तक और उसके आगे तक कौन कौन से कंट्रीब्यूशन पीरियड्स आते हैं जिसमें उसे योगदान भरना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो CP1 से लेकर CP4 तक मैंने लिखा है। ये जनवरी 2020 में काम पे लगी तो उस समय जो कंट्रीब्यूशन पीरियड चल रहा था वो अक्टूबर 19 से लेकर मार्च 20 तक था, जिस पीरियड में उन्होंने 40 दिन काम किया हुआ है। अटेंडेंस डेज 40 में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक प्रिजम्पशन है। अब दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक शुरू हुआ। उस पीरियड में इस महिला ने 88 दिन काम किया हुआ है। अब जब शाखा कार्यालय में मैटरनिटी बेनिफिट मांगने ये महिला जाएगी तो पिछले 2 योगदान कालावधि CP1 और CP2 मिला के 70 दिन से ज्यादा इन्होंने काम किया हुआ है, इसलिए ये पात्र हो जाएगी और इनको हित लाभ मिल पाएगा और ये छुट्टी पे रहेगी 31 दिसंबर 2020 से लेके 30 जून तक। अब मसला शुरू होता है कि अगले कंट्रीब्यूशन पीरियड जहाँ पे इन्हें कंट्रीब्यूट करना था उसमें अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के कंट्रीब्यूशन के पीरियड में इस महिला को ज्यादा से ज्यादा 78 दिन काम करने को मिल सकता है, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2020 से छुट्टी पे चली गई है। साथ ही में उसके आगे वाला जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है अप्रैल 21 से लेकर सितंबर 21 तक, तो ये महिला अप्रैल, मई और 30 जून ऐसे 3 महीने छुट्टी पे है, मैटरनिटी की छुट्टी पे। इसकी वजह से वो उस पीरियड में भी भुगतान नहीं कर पाएगी। और इन्होंने समझिए 1 जुलाई 2021 को नौकरी ज्वाइन भी कर ली, तो वहां से लेके कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म हो रहा है 30 सितंबर 2021 को। तब तक ये महिला ज्यादा से ज्यादा 79 डेज काम कर सकती है। इससे ये होता है कि इस महिला को एक भी एडिशनल दिन की छुट्टी नहीं मिल पाएगी या ये ले नहीं सकती। अगर एक भी दिन कम हो जाता है तो उसमें नो वर्क नो पे अगर दिखा दिया एम्प्लॉयर ने इसको, या बाकी कोई निजी कारणों की वजह से ये काम पे नहीं जा पाई, तो इनके दिन 78 से कम हो जाते हैं और ये अगला जो बेनिफिट पीरियड है जुलाई 31 से लेके दिसंबर 31 तक, उसमें सिकनेस बेनिफिट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है, क्योंकि सिकनेस बेनिफिट के लिए पिछले कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 दिन या उससे ज्यादा योगदान भरा हुआ आवश्यक है। उसी तरह अप्रैल 21 से लेके सितंबर 21 के पीरियड में ये ज्यादा से ज्यादा 79 डेज काम कर सकती है। उस पीरियड में इसने एक भी दिन या उससे ज्यादा दिन ये काम पे अगर नहीं जा पाई तो इस महिला को अप्रैल से लेके सितंबर 21 के पीरियड में 78 से कम दिन काम करने का अवसर मिला और उसकी वजह से ये जनवरी 22 से लेके जून 22 तक के पीरियड के लिए सिकनेस बेनिफिट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो ये बहुत महिलाओं के साथ हो रहा था। मैटरनिटी बेनिफिट लेने के बाद सिकनेस बेनिफिट के लिए क्वालिफाई होना यानी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कोई ऐसा नहीं है कि एक भी छुट्टी ना मारे, या मैटरनिटी के बाद महिलाओं को छुट्टी की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है अलग अलग कारणों की वजह से। तो इसकी वजह से ये महिला 6 महीने की छुट्टी लेने के बाद अगले पीरियड में सिकनेस बेनिफिट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाती थी। तो इस तरह से ये उनकी एलिजिबिलिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। दूसरा इशू क्या हुआ था कि 25 मार्च 2020 से कोविड लॉकडाउन हो गया, तो उस वजह से भी बहुत लोग काम पे तो थे लेकिन उनको ऑफिस नहीं बुलाया गया। तो नियोक्ताओं ने उनको नो वर्क नो पे दिखाया, या उनके वर्किंग डेज कम हुए तो नॉर्मली जो एम्प्लॉय थे वो पूरे 30 दिन काम पे जाना चाहते थे लेकिन 15 दिन काम वो कर पाए। तो इस तरह बहुत सारे लोग नौकरी में तो थे लेकिन उनका अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाया। उसकी वजह से भी काफी कर्मचारी ESIC के हित लाभों के लिए पात्र नहीं हो पा रहे हैं। अप्रैल 20 से लेकर सितंबर 20 तक का जो योगदान कालावधि है, जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है, उसमें बहुत लोगों का अटेंडेंस 78 डेज से कम हो गया है, क्योंकि उन्हें अप्रैल मई महीने में लॉकडाउन की वजह से काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो उससे संबंधित जो हितलाभ कालावधि है जो जनवरी 21 से लेके जून 21 है, उस हितलाभ कालावधि में बहुत कर्मचारी ESIC के हितलाभों के लिए पात्र नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लॉकडाउन की वजह से क्रिएट हुआ है।
तो ये दोनों इश्यूज इस कॉरपोरेशन की मीटिंग में डिस्कस किए गए और बहुत ही प्रैक्टिकल दो इम्पोर्टेंट डिसीजंस इसमें लिए गए। एक तो परमानेंट डिसीजन है जो मातृत्व हित लाभ के संबंधित है, जहाँ पे 12 हफ्तों से लेके 26 हफ्ते छुट्टी जब बढ़ाई गई तो वो छुट्टी की वजह से मातृत्व हित लाभ लेने वाली महिलाओं को आगे एलिजिबल होने में प्रॉब्लम आ रही थी। उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया। परमानेंट सॉल्यूशन ये निकला कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने मातृत्व हित लाभ लिया हुआ है और वो मातृत्व हित लाभ की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रही है अगले बेनिफिट पीरियड में, उनको जितने वर्किंग डेज अवेलेबल है उनमें से 50% या उससे ज्यादा वर्किंग डेज प्रेजेंट होना होगा। तो जैसे हमारे केस में जो जिया का हमने एग्जाम्पल लिया है, उस केस में उस महिला को मैटरनिटी बेनिफिट मिला है 30 जून 2021 तक। 30 जून के बाद ये महिला काम पे आना शुरू हो गई। उसको वर्किंग डेज जो अवेलेबल हुए वो 79 डेज हुए। तो अप्रैल 21 से लेके सितंबर 21 तक के कंट्रीब्यूशन पीरियड में इस महिला को जो अवेलेबल दिन है 79 डेज अवेलेबल है, तो उसके आधे दिन कम से कम काम पे हाजिर होना पड़ेगा। उसके आधार पे भी ये एलिजिबल हो जाएंगे। बाद में जो भी महिलाएं जनवरी 21 से लेके जून 21 तक के पीरियड में मातृत्व हित लाभ लेना चाहती है, उन महिलाओं के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन रिलैक्स कर दी गई है। पहले पिछले 2 अंशदान कालावधि के पीरियड में 70 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक काम किया होना आवश्यक था। अब ये 35 डेज यानी 35 दिन कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर इसी बेनिफिट पीरियड के लिए है जो शुरू होता है जनवरी 21 से लेके और खत्म होता है जून 21 को। तो इसी बेनिफिट पीरियड के लिए रिलैक्सेशन मातृत्व हित लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए दिया गया है। कंट्रीब्यूशन पीरियड कौन से है? अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक और अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 तक। ये दोनों पीरियड मिला के अगर 35 दिनों से ज्यादा किसी महिला ने काम किया है तो वो मातृत्व हित लाभ पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपके दिल में ये सवाल होगा कि मातृत्व हित लाभ के लिए एलिजिबल होने के लिए कौन सी डेट आप पकड़ेंगे? तो बच्चे की जन्म की तिथि जो है वो तिथि जिस बेनिफिट पीरियड में आती है उससे संबंधित योगदान कालावधि देखे जाते हैं। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हो रहा है उस दिन तक महिला की 9 महीने या उससे ज्यादा नौकरी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलैक्स कर दी 35 दिनों की कंडीशन तो सर्विस में भी रिलैक्सेशन। सर्विस कंडीशन वही है, 9 महीने या उससे ज्यादा सर्विस जिसने की है उसी महिलाओं को मातृत्व हित लाभ मिलता है। लेकिन वो काम पे नहीं जा पाई तो वर्किंग डेज में रिलैक्सेशन मिला है। सर्विस 9 महीना चाहिए तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजंस जो है ये मातृत्व हित लाभ और महिलाओं के लिए है। जो बीमित व्यक्ति पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी बाकी हित लाभों के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से उनका जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी इसमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया कि जो व्यक्ति अप्रैल से लेके सितंबर 20 के पीरियड में योगदान पूरा नहीं दे पाया तो उस व्यक्ति का जनवरी 21 से लेके जून 21 तक के पीरियड में एलिजिबिलिटी या पात्रता तय करने के लिए अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक के पीरियड में उसने जो योगदान दिया है वो योगदान देखा जाएगा। अगर ऐसी व्यक्ति ने अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 के पीरियड में 78 डेज या उससे अधिक योगदान दिया हुआ है तो वो जनवरी 21 से लेके जून 21 तक के हित लाभ कालावधि में हित लाभ पाने के लिए पात्र होगा। अब उसमें दूसरा सवाल आता है कि ऐसे व्यक्ति जो ईएसआईसी में अप्रैल 2020 के बाद रजिस्टर हुए या जिनको नौकरी अप्रैल 2020 के बाद हुई तो उनका रजिस्ट्रेशन ईएसआईसी में अप्रैल 2020 के बाद हुआ, ऐसे लोगों के लिए उनको जितने दिन काम करने के लिए उपलब्ध थे उनमें से 50% या उससे ज्यादा अगर उसने काम किया है तो उनको जनवरी 21 से लेके जून 21 तक की कालावधि में हित लाभ के लिए पात्र माना जाएगा। तो हमने इसमें यहाँ पे एक आलोक करके एक व्यक्ति है जिसका एग्जाम्पल लिया है जो 1 जुलाई 2020 को ईएसआईसी में रजिस्टर हुआ, उसको 1 जुलाई को जॉब मिली। तो ये व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करने के लिए कितने दिन मिले? 1 जुलाई से ये काम पे जाना शुरू हुआ और सितंबर 20 तक उसको संडे का एक दिन या जो भी वीकली ऑफ है उसका एक दिन छोड़ने के बाद उसको 78 डेज मिलते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो 78 डेज में से यह व्यक्ति अगर 39 या उससे ज्यादा दिन काम पे उपस्थित रहा है, उसने उतने दिनों का योगदान अगर ईएसआईसी को दिया है तो यह व्यक्ति भी जनवरी 21 से लेके जून 21 तक की कालावधि में हित लाभ के लिए पात्र होगा। तो इस तरह जो नए एंट्रेंट है उनके लिए भी एक रिलैक्सेशन कोविड के चलते ईएसआईसी ने लागू किया है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है लेकिन जल्दी ये आ जाएगा और सभी बीमित व्यक्तियों को इसका फायदा होगा। साथ ही में इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि 9 मंथ सर्विस इस केस में भी जरूरी है। जैसे आलोक 1 जुलाई को अगर ज्वाइन हुए हैं
तो इनको जो हित लाभ मिलेगा 1 अप्रैल के आगे ही मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 में ही वो 9 महीने कंप्लीट करेंगे। 9 महीने की सर्विस कंडीशन कंप्लीट करने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी जो चेक की जाएगी, वो जो काम करने के लिए उपलब्ध दिन थे उनमें से आधा से ज्यादा उन्होंने अगर कंट्रीब्यूट किया है उसके आधार पर तय की जाएगी। ये पुरानी प्रोविजन है, इसको दोहराया गया है वैसे, लेकिन फिर भी सभी बीमित व्यक्ति जो हित लाभ लेना चाहते हैं या जिनको इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए ये जानना जरूरी है। तो इसका गैजेट नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं ज़रूर उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। इसके आगे का वीडियो ESIC प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो टाइप हुआ है वो 133 डिस्ट्रिक्ट में टाइप हुआ है और उसके तहत चिकित्सा सेवाएं मिलना शुरू हो गया है ESIC के लाभार्थियों को। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ के लोग ESIC PMJ के टाइप से फायदा ले सकते, जल्द ही ये सब जानकारी भी मैं आप तक पहुँचाऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ESIC के बारे में अधिक जानते रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।